रेडियो केमिस्ट्री पेपर 3 यूनिट 4 हम पढ़ रहे हैं। हम आज पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। बंधन ऊर्जा कहाँ से आती है? बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, द्रव्यमान क्षति के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्यमान क्षति क्या होता है? हम जानते हैं कि हम किसी भी न्यूक्लियस को लिखते हैं X करके, Z सबस्क्रिप्ट में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बताता है, A सब सुपरस्क्रिप्ट में हमें नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन बताता है। तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन बताता है। Z इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड A इज़ द नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन किससे आएंगे? A माइनस Z से आएंगे। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिल करके किसी एटम का फॉर्मेशन होता है तो उसके मास में कुछ कमी आ जाती है। मास में जो एक कमी आती है हम उसे मास डिफेक्ट बोलते हैं। क्या कह रहे हैं हम? कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कणों से जब भी किसी परमाणु का निर्माण होता है, यानी किससे अवयवी कण कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो उसके कुल मास से जो एटम का मास होता है वो कम हो जाता है। जो एक कमी होती है उस कमी को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति। उसे हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये वाला X करके, तो उसमें Z नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, A माइनस Z नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है और Z नंबर ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वेट कितना हुआ? देखो, Z इंटू MP, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ़ प्रोटॉन। फिर हमने लिखा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मास बाय द मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। देन थर्ड जो टर्म है वो हमें बताती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिखा है ये सारा मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गया। उस एटम का जिसका द्रव्यमान संख्या A है, बनने के बाद उसका मास कितना हो जाता है? M। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के एटम का फॉर्मेशन होता है तो उसके मास में कमी आ जाती है। तो हमने शुरू में किसका मास लिखा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास लिखा, उसमें से माइनस कर दिया और मास ऑफ द एटम एक्चुअली लिखा। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस जो हम डेल्टा M से लिखते हैं, ये हमारे लिए क्या कहलाता है? मास डिफेक्ट कहलाता है। ये हमारे लिए द्रव्यमान क्षति कहलाती है। इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, Z मास ऑफ Z इंटू MP है, Z इंटू ME है। Z कॉमन ले लिया तो क्या आया हमारे पास? MP प्लस ME। मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। किस में होता है? एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में। तो इसकी जगह हमने क्या लिखा? Z इंटू MH करके लिख दिया, ठीक है। और बाकी हमने ये लिखा। तो ये हमारे पास जो डेल्टा M आएगा वो किस में आएगा? हम इसको किस में निकाल रहे हैं? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। तो व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी? व्हाट इज़ मास डिफेक्ट? डिफरेंस ऑफ द एनर्जी, डिफरेंस ऑफ मास बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड द एक्चुअल एटम। एक्चुअली हम क्या कहते हैं? जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिल करके एटम का फॉर्मेशन होता है तो जितनी मास में कमी आती है वो द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट कहलाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर मास क्रिएट नहीं हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है, तो मास कहाँ जाता है? ये डिस्ट्रॉय हो गया। अवयवी कणों से जब एटम बना तो उसके मास में कमी आ गई, तो हमें क्या लगता है कि मास डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन हम क्या कहते हैं? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप हम सब जानते हैं, जो क्या कहता है? E इज इक्वल टू mc²। इसका मतलब क्या है कि जो मास में कमी आई है ये कमी mc² के फार्मूला के अकॉर्डिंगली किस में कन्वर्ट हो जाती है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मास एंड एनर्जी कैन इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। तो जो मास में कमी आती है, सपोज जितनी भी AMU में आती है मल्टीप्लाइड बाय c² हो जाता है, तो फिर उसका क्या हो जाता है? उतनी एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के एटम बनते समय जितनी द्रव्यमान में कमी आती है वो द्रव्यमान क्षति कहलाती है, और ये द्रव्यमान जितनी ऊर्जा में बदलता है वो बंधन ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। मास डिफेक्ट कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी रिलीज्ड, दैट एनर्जी इज टर्म्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के जब एटम बनता है उस वक्त जितनी एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब, जनरली रिलीज ही होती है, तो रिलीज होती है वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है।
देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, mc²। तो m क्या है हमारे पास, 1 AMU को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो MU ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 1.66 × 10⁻24 ग्राम, या अगर किलोग्राम में लोगे MKS में लोगे तो 1.66 × 10⁻27। ठीक है, C की वैल्यू आपको पता ही है। जब हम इसमें वैल्यू MKS में रखते हैं तो E की वैल्यू हमारे पास किस में आती है, जूल में। ठीक है, फिर जूल की वैल्यू को हम 1.602 × 10⁻19 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू हमारी आ जाती EV में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और उसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू हमारे पास किस में आ जाती है, MeV में। देखो बच्चों, कन्वर्जन कहाँ करेंगे, हमारे पास जो डेल्टा M आया वो AMU में आया। AMU को पहले हमने MKS करके kg में कन्वर्ट किया। C की वैल्यू हमको पता है, तो हमारे पास एनर्जी ये जो आएगी mc² से वो जूल्स में आएगी। जूल्स को हम इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1000 से डिवाइड करेंगे तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं 1 AMU की वैल्यू रख करके, जब हम E को जूल्स, EV और MEV में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि 1 AMU मास डिफेक्ट से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 931.5 MeV। तो हम ये टर्मिनोलॉजी याद कर लेते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन हम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, E = डेल्टा M इन AMU। ओके, E इज इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा M इज AMU, और ये 931.5 MeV से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली बात, हमें AMU से kg में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, फिर जूल, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक नहीं जाना पड़ा। हमारे पास सीधा फॉर्मूला क्या हो गया, E = डेल्टा M × 931.5। तो जो रिजल्ट आएगा वो MEV में आएगा, और डेल्टा M हम जो यहाँ पे रखेंगे वो हम AMU में रखेंगे। ये हमारे पास आई टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। टोटल बाइंडिंग एनर्जी को हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट इज टर्म्ड एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अ मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। किसी भी नाभिक का स्थायित्व हम किससे नापते हैं, हम 3 फैक्टर से नापेंगे, जिसमें पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, E/A, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आज हम पहला वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन गुणांक से भी हम किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। और थर्ड तरीका होता है N/P रेशियो, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन रेशियो। तो फर्स्ट, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, न्यूक्लियन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने का फर्स्ट पैरामीटर है E/A, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जो ये बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट होके आई, हम उसे नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हमने क्या देखा कि जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से एटम बनता है तो उसके मास में कमी आ जाती है, ये मास डिफेक्ट कहलाता है। ये मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी की एक डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जब एटम बनता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। हम इसको दूसरी तरीके से, इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एटम को तोड़ करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग करे जाए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग करे जाए, तो उस समय एटम को जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी वो बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो एटम बनते समय बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है, और एटम को तोड़ करके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बनाते समय उतनी बाइंडिंग एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ती है। Binding energy per nucleon is a stability parameter. Greater is the E/A value, greater is the stability of the nucleus. और अगर कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो हम यहाँ इसकी स्टेबिलिटी पैरामीटर में जब हम ये ग्राफ बना करके देखते हैं तो आप बच्चे इस ग्राफ में देख रहे हो, हमने एक तरफ x एक्सिस पर A प्लॉट किया और y एक्सिस पर E/A प्लॉट किया। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हमने मास नंबर के साथ प्लॉट किया, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से इसमें आता है। इस ग्राफ में ये जो पीक की वैल्यू है, यहाँ जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो सारे स्टेबल होते हैं। जिसका E/A ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है, जिसका E/A कम है वो कम स्टेबल है।
तो A=60 के आसपास ये वैल्यू मैक्सिमम आती है। जिसका द्रव्यमान संख्या 60 है वहाँ मैक्सिमम वैल्यू आती है। वहाँ पर कौन पाया जाता है? 60 किसका है? आयरन निकल के आसपास हमारा 60 नंबर आता है, यानी उसके लिए E/A की वैल्यू मैक्सिमम है। और आप सब जानते हो आयरन निकल क्या है? स्टेबल एलिमेंट है। तो इसकी स्टेबिलिटी किसके बेस पर है? E/A के बेस पे। और ये जो पीक में जितने भी मिलते हैं तकरीबन हम मानते हैं इससे लेकर के इस रेंज तक के मिलते हैं, 200 तक के मिलते हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे। 20 से 200 तक के बीच वाले न्यूक्लियस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। 60 के आसपास इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इससे कम वाले जो हैं इसमें भी इनकी स्टेबिलिटी कम है और इससे अधिक वाले की स्टेबिलिटी भी कम है। जो छोटे वाले नाभिक है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न के द्वारा एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, अपना E/A वैल्यू बढ़ाएंगे और स्टेबिलिटी पैरामीटर पर आते हैं। और जो भारी नाभिक है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न करते हैं, नाभिक के विखंडन करते हैं, अपनी E/A को चेंज करके स्टेबिलिटी पैरामीटर पर आना चाहते हैं। तो हमने क्या देखा? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन नाभिक के स्थायित्व का मापन है। जितनी ज़्यादा E/A वैल्यू होगी उतना ज़्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। जिस न्यूक्लियस का E/A वैल्यू कम है, अगर वो हल्के नाभिक है तो नाभिक की संलयन न्यूक्लियर फ्यूज़न द्वारा स्टेबल होंगे, और अगर वो भारी नाभिक है तो न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिक के विखंडन द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।